हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। आज बात कर होंगे यूनिट 2.4 जो कि हमारा है कैरिकुलम एडेप्टेशन एट एलिमेंट्री लेवल। तो प्रारंभिक स्तर पर जो पाठ्यक्रम अनुकूलन है, देखिए मैंने आपको प्राथमिक स्तर पर बता दिया। वो आपसे किसी स्तर पर पूछे, आप प्राथमिक स्तर वाला अगर लिख देते हैं तो वो गलत नहीं होगा आपका, ठीक है। मतलब देखिए अब वो अलग अलग स्तर पे आपसे पूछ रहे हैं कि माध्यमिक स्तर पे बताइए, प्रारंभिक स्तर पर बताइए, पूर्व प्राथमिक स्तर पर बताइए। तो है पाठचर्या अनुकूलन अगर आप समझ गए हैं तो फिर आप अलग अलग स्तर पर अपने अकॉर्डिंग लिख दीजिएगा, ठीक है। छोटे बच्चों के लिए ही आपको लिखना है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया पाठचर्या अनुकूलन क्या है। वही चीज़ें इसमें दी गई है कि पाठ्यक्रम अनुकूलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पाठ्य योजना को बच्चे के अनुकूल अथवा बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तित करके वो बनाया जाता है कि सारे बच्चे उसको ईजिली पढ़ सके, श्रवणबाधित बच्चा भी उसको अच्छे से पढ़ सके। उसके लिए हम पाठ्यक्रम को, उसकी शिक्षण विधिया को जो थोड़ा सा मॉडिफाई करके बच्चों के लिए अप्लाई करते हैं, वही पाठ्यक्रम अनुकूलन होता है। और प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम अनुकूलन के अंतर्गत बालक का शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक आदि सारे विकास जो हैं वो आ जाते हैं एवं बच्चों के संपूर्ण विकास को दृष्टिगत रखकर उसमें अनेक प्रकार की क्रियात्मक गतिविधियों को जो है वो विकसित किया जाता है। इसमें बच्चे के लिए अनेक प्रकार की जो क्रियाविधियाँ हैं उसको विकसित किया जाता है। और प्रारंभिक स्तर पर पाठ्यक्रम अनुकूलन के अंतर्गत बालक के प्राकृतिक वातावरण के अंतर्गत विकास जो है वो किया जाता है एवं उनके जीवन से संबंधित शब्दों का जो ज्ञान है वो बच्चों को कराया जाता है। अनेक प्रकार की वस्तुओं को उनको ज्ञान कराया जाता है। जैसे प्रारंभिक स्तर के बच्चे हैं आपके, तो ऐसे बच्चों को हम चीज़ों को टच करा करके और आसपास की जो वस्तुएं हैं उसका ज्ञान हम बच्चों को कराते हैं, ठीक है। बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को मॉडिफाई जो है वो करते हैं। अनुकूलन की आवश्यकता इसीलिए होती है ताकि प्रत्येक बच्चों को उनके वातावरण में अनुकूलन किया जा सके। प्रत्येक बच्चे अपने वातावरण के आसपास की चीज़ों को सीख सके, समझ सके, अपने लेवल के अकॉर्डिंग समझ सके, उनका विकास हो सके, वो अच्छी शिक्षा जो है उसको प्राप्त कर सके। प्रारंभिक अवस्था में उनकी अक्षमता को पहचान करके अनेक प्रकार की सुधार किए जा सके और सामान्य बच्चों के समान जो है उनको अवसर दिया जा सके ताकि वो समाज में अपना योगदान दे सके बड़े होकर के। यही आपकी पाठचर्या अनुकूलन होती है। और 2.5 आपका जो है वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ और जितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सब हम आपके साथ कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये देखिए अलग अलग लेवल्स पे आपको दिया गया है कि एडेप्टेशन ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजीज एट प्री चिल्ड्रन नीड, मतलब कि बच्चे की आवश्यकता के अनुसार अनुकूलन की शिक्षण रणनीतियाँ क्या होती हैं, किस तरीके से आप बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम को अनुकूलित करेंगे, वो आपसे इसमें पूछा है। तो पाठ्यक्रम का जो निर्माण है वो करते समय सामान्य योग्यता वाले बच्चों को ध्यान में रखकर निर्धारण किया जाता है कि सामान्य जो योग्यता वाले बच्चे हैं, मतलब एक एवरेज लेवल को ध्यान में रख कर के पाठ्यक्रम को मॉडिफाई किया जाता है। और बात करते हैं तो इस पाठ्यक्रम को विशेष बच्चों पर लागू करना समस्यात्मक होता है। मतलब ये जो पाठ्यक्रम है उसको विशेष आवश्यकता वाले बच्चे पर लागू करना एक समस्या होता है, क्योंकि यह पाठ्यक्रम विशेष बच्चों की भाषा स्तर, उसकी संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार नहीं होता है। जैसे एक सामान्य पाठ्यक्रम है, अगर आप उसको बच्चों पर अप्लाई करते हैं तो वो बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग वो नहीं होता है। बच्चे की संज्ञानात्मक क्षमता मतलब उसके मानसिक स्तर के अनुसार वो नहीं होता है, जिस कारण उनको शिक्षा प्राप्त करने में जो कठिनाई होती है। इसीलिए इस समस्या को दूर करने के लिए पाठ्यक्रम में जो अनुकूलन है वो किया जाता है कि बच्चे इन समस्याओं से बच सकें और वो अपने लेवल के अकॉर्डिंग चीज़ों को पढ़ सकें। उसके लिए पाठ्यक्रम अनुकूलन किया जाता है। पाठ के उद्देश्यों में परिवर्तन किए बिना पाठ के लैंग्वेज लेवल के इस प्रकार निर्धारण करना होता है कि विशेष बच्चों के या प्रत्येक बच्चों के भाषा स्तर व संज्ञानात्मक स्तर के वो अनुकूल हो। मैंने आपको पहले भी बताया है और अभी मैं आपको ये बात कर रही हूँ कि ये यूनिट आप जितना पढ़ के, जितना रट के नहीं अच्छा कर पाएंगे, उतना आप समझ के अच्छा कर पाएंगे। तो अपनी समझ को विकसित करिएगा और सोचने का प्रयास करिएगा कि कैसे पाठचर्या अनुकूलन बच्चों के लिए उपयोगी हो सकता है, कैसे हम बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग पाठचर्या को मॉडिफाई कर सकते हैं और क्या होता है पाठचर्या अनुकूलन। अगर आप इन बातों को ध्यान में रख करके समझ गए तो आप इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। एक बार समझ लीजिए, एक थोड़ा सा अपना माइंड सेटअप बना लीजिए इस वीडियो से और अपने मन से लिखने का प्रयास करिएगा।
पाठ्यपुस्तकों में प्रयोग की गई भाषा जो है वो कठिन होती है, जिसे विशेष बच्चे जो है वो समझ नहीं पाते हैं। जो पाठ्यक्रम में आपकी लैंग्वेज यूज की जाती है वो कठिन लैंग्वेज होती है, उसको बच्चे जो है समझ नहीं पाते हैं। और इसीलिए मतलब जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, जो बच्चे सुन ही नहीं सकते हैं, ऐसे बच्चों को आप बड़े बड़े टर्म में इंक्लूड किया गया पाठचर्या कैसे समझाएंगे। इसके लिए ज़रूरी होता है कि उनके नीड के अकॉर्डिंग हम वो पाठचर्या को मॉडिफाई करें। इसीलिए इन भाषाओं में परिवर्तन किया जाता है, उसको सरल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है, ताकि वो बच्चों की भाषाई स्तर के जो है वो अनुकूल हो सके। और सरलबाधित बच्चों के लिए पाठ्यक्रम अनुकूलन पर बल विकलांगता अधिकार 1995 के तहत ही दिया गया था। विकलांग अधिनियम जो आपका आया था, PWD जिसे आप कहते हैं, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, उसके अंतर्गत जो है ये दिया गया था। इसमें भाषाई विकास के साथ साथ पाठ्यक्रम पुनर्रचना व मूल्यांकन प्रक्रिया पर बल देने की बात की गई थी कि पाठ्यक्रम को दोबारा से बच्चों के नीड के अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया जाए। और मूल्यांकन की जो प्रणाली है, जैसे अगर आप साल भर में ही एक बार मूल्यांकन करते हैं, या फिर अगर आप सिर्फ बच्चे सुन करके कितना जवाब दे पा रहे हैं इसी आधार पर मूल्यांकन करेंगे, तो हर प्रत्येक सरलबाधित बच्चा जो है वो अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा। तो आपको बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग समय समय पर आपको मूल्यांकन करना है। और अगर बच्चे सुन करके मतलब आपके प्रश्नों का मौखिक रूप से जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो आप कोशिश करिए कि लिखित रूप में बच्चे जो जवाब दे रहे हैं आप उससे बच्चे का इवैल्यूएशन करिए। ठीक है, ये चीज़ें हैं, ऐसे हम बच्चे के सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, पाठ्यक्रम में अनुकूलन करते समय केवल पाठ्यपुस्तक का अनुकूलन नहीं होता है। मतलब जब आप पाठचर्या अनुकूलन करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप सिलेबस में ही परिवर्तन करें या उनकी कुछ टेक्स्ट बुक है उसमें ही आप परिवर्तन कर रहे हैं। ठीक है, बल्कि जो पाठ्यक्रम से संबंधित जो सारे क्षेत्र होते हैं, जैसे आप बच्चा अगर बोल करके जैसे उसकी स्पीच अच्छी नहीं है, वो गायन में अच्छा नहीं है, तो फिर आप उसके गायन से उसका इवैल्यूएशन मत करिए, बल्कि अगर वो कुछ चित्रकारी कर सकता है तो उसकी चित्रकारी से उसका इवैल्यूएशन करिए। ठीक है, मतलब हर एक चीज़ में, हर एक क्षेत्र में जब आप अनुकूलन करते हैं, परिवर्तन लाते हैं बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग, तो वो आपका सही होता है। जैसे पाठचर्या शिक्षण की प्रक्रिया में अनुकूलन लाइए, पढ़ाने की विधियों में परिवर्तन लाइए, और जो पाठचर्या गतिविधियाँ हैं उनमें आप परिवर्तन लाइए, मूल्यांकन में अनुकूलन करिए, शिक्षण अधिगम सामग्री में अनुकूलन करिए, कक्षा की जो व्यवस्थाएँ हैं, बैठने की जो व्यवस्था है उसमें अनुकूलन करिए। अगर बच्चे इस तरह से आगे पीछे होकर के नहीं बैठ पा रहे हैं, उनको प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे खड़े हुए टीचर की बात को सुनने पर, आप यू आकार के शेप की क्लास को डिजाइन करिए, ताकि ईजिली बच्चे जो ज्ञान है उसको प्राप्त कर पाएँ, आपके द्वारा भेजी गई सूचनाएं उन तक अच्छे से पहुँचे। इसके लिए ज़रूरी होता है पाठचर्या अनुकूलन। पाठ्यक्रम शिक्षणविद तथा तकनीकी का अनुकूलन जरूरी होता है। सरलबाधित बच्चों के लिए विशेष विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए 4 से 5 वर्ष जो है वो निश्चित की गई है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्राथमिक शिक्षा में बच्चों को प्राकृतिक भाषा से संबंधित जो ज्ञान है वो प्रदान किया जाता है। स्कूल जो है वो पूर्व शिक्षा में शिक्षक व छात्र का जो अनुपात है 1:4 या 1:5 रखा जाता है। ये विशेष विद्यालय की बात कर रहा है। वर्तमान में ये अनुपात आपका नहीं है। वर्तमान में बच्चे और शिक्षक का जो अनुपात है, मतलब बात करते हैं अगर, तो ये आपका 1:10 का है। प्राथमिक लेवल पे ही हम आपको बताएंगे, 1:15 आपका जूनियर पे हो जाता है और 1:10 का ये अनुपात अभी रखा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, याद रखिएगा। अभी वर्तमान समय में 1:10 का जो अनुपात है वो आपका रखा गया है कि एक स्पेशल टीचर पे 10 स्पेशल बच्चे उनको मिलेंगे। और इसी प्रकार सामान्य विद्यालयों में जो श्रवण बाधित बच्चों के लिए विशेष पाठ्यक्रम जो है वो तैयार किया जाता है। इसमें बच्चे की आवश्यकताएँ जो हैं, उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जो है उसका भी ध्यान रखा जाता है। इसे विशेष रूप में भाषा विकास के लिए जो है वो नियोजित भी किया जाता है। इससे बच्चे में भाषा ग्रहण तथा व्यक्त करने में हेतु विशेष रूप से जो है वो तैयार किया जाता है कि बच्चे लैंग्वेज को सीख सके, उसको ग्रहण कर सके। भाषा विकसित करने के लिए अनेक भाषाई तकनीकों का जो प्रयोग है वो भी किया जाता है, जिसमें प्राकृतिक, संरचनात्मक, मिश्रित विधि का जो है वो प्रयोग किया जाता है। आपने लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन में पढ़ा होगा कि प्राकृतिक विधि क्या है, संरचनात्मक विधि क्या है, मिश्रित विधि क्या है, तो वो सब चीज़ें मैंने आपको लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन में पढ़ा रखा है। और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के तकनीकी, जैसे कहानी विधि हो गई, भ्रमण हो गया, प्रत्यक्ष विधि हो गई, समाचार पत्र हो गया, कविता विधि हो गई, वार्तालाप विधि हो गई, तो इन सारी विधियों का प्रयोग किया जाता है ताकि बच्चे को ईजिली चीज़ें जो है वो समझ में आ जाएं। और भाषा विकास के लिए श्रवणबाधित बच्चों को श्रवण संबंधी जो प्रशिक्षण है वो भी दिया जाता है कि सुनने की जो ट्रेनिंग है वो दी जाती है। इसमें माता पिता का जो सहयोग है वो महत्वपूर्ण होता है, जिससे बच्चों के शैक्षिक विकास में जो है एक सकारात्मक जो भागीदारी है वो हो सके। जो सह-पाठचर्या गतिविधियाँ हैं उनमें अनुकूलन किया जाता है, उनमें अनुकूलन पाठ्यक्रम क्रियाविधि में और सह-पाठ्यक्रम क्रियाविधि में किया जाता है।
ठीक है। तो ये मैं बिल्कुल आपसे कहूँगी कि आप इसको पढ़िएगा। जो मूल्यांकन है उसमें अनुकूलन किया जाता है, मूल्यांकन की प्रणाली है। जैसे पहले क्या था कि एक लास्ट में ही मूल्यांकन किया जाता था। मूल्यांकन का करने का मतलब क्या होता है? मूल्यांकन करने का मतलब होता है बच्चे के स्तर को पता लगाना, बच्चे का क्या लेवल है उसको जानने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। और ये मूल्यांकन की 3 स्तर में पूर्ण होती है। पहला है शिक्षण से पूर्व मूल्यांकन। आपने बच्चों को कुछ भी नहीं पढ़ाया है तब भी आप बच्चों से प्रश्न करते हैं। जैसे जब हम आपकी गूगल मीट पर क्लास लेते हैं तो अब सब क्लास शुरू करने के जस्ट बाद, जैसे गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग कहने के जस्ट बाद मैं आपसे पूछती हूँ कि कल मैंने आपको जो पढ़ाया था, या अगर मैं आपको भाषा पढ़ा रही हूँ तो मैं आपसे पूछती हूँ कि बताइए भाषा के आप क्या जानते हैं। आप अभी तक मेरे पढ़ाने से पहले आप क्या जानते हैं लैंग्वेज के बारे में, मुझे बताइए। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन किया जाता है पढ़ाने से पहले, ये भी ज़रूरी होता है ताकि आपको पता चल पाएगा कि बच्चे का लेवल क्या है। ठीक है, बच्चा कितना जानता है, ये आप उसके पूर्व ज्ञान को जान पाएंगे। इसके लिए शिक्षण से पूर्व भी मूल्यांकन करना चाहिए, शिक्षण के दौरान भी मूल्यांकन करें। जैसे पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के दौरान बीच बीच में प्रश्न पूछते रहिए। ठीक है, ताकि आपको बच्चे को आप इंगेज कर पाएंगे। इंगेज करने का मतलब क्या है कि बच्चे आपकी पढ़ाई में रुचि लेंगे और आपके जो आप जो भी पढ़ाएंगे उसमें एक्टिव रहेंगे। अगर आप मान लीजिए आप पढ़ाते चले जा रहे हैं, जैसे ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, मैं आपसे सवाल तो नहीं कर सकती ना कि अब मैं थोड़ी देर रुक जाऊँ आपसे थोड़ा सवाल कर लूँ, तो इसमें शिक्षण के दौरान नहीं हो सकता है ना। तो ये क्या है, इसमें क्या है कि हो सकता है कुछ बच्चे इसको 1 घंटे देखने में इनको बोरियत महसूस हो, लेकिन जब इंटरेक्टिव क्लास होती है कि टीचर पढ़ा रहा है, बीच बीच में सवाल भी पूछ रहा है, तो उससे बच्चे में बोरियत नहीं होती है। एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट जो है वो बच्चे आपके अधिगम्य करते हैं। इसके लिए शिक्षण के जो दौरान है मूल्यांकन वो भी करना चाहिए और शिक्षण के उपरांत मूल्यांकन भी करना चाहिए। मतलब पढ़ाने के बाद भी आपको इवैल्यूएशन करना। जैसे मैं आपसे पूछती हूँ ना कि आपको चीज़ें समझ में आई, वीडियो कैसा लगा, ये क्या है कि पढ़ाने के बाद आपको कितनी समझ में आ रही है वो मुझे पता चलता है। आप जब कमेंट करते हैं थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, तो उससे मुझे पता चलता है कि हाँ पढ़ाया हुआ चीज़ें बच्चे की माइंड में जा रही हैं। ठीक है, तो वो पढ़ाना सार्थक होता है। तो इस तरीके से इवैल्यूएशन जो है वो सिर्फ आपको एक बार नहीं करना है, बल्कि हर समय आपको इवैल्यूएशन बच्चे का करना होता है। तो इससे क्या होगा, आप बच्चे के लेवल को जान पाएंगे, कितना उनमें विकास हुआ वो आप जान पाएंगे। यही सब चीज़ें इसमें दी गई हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा। और बात करते हैं समय सारणी में भी आपको अनुकूलन करना चाहिए। देखिए, श्रवण बाधित बच्चों के लिए विद्यालय का समय कम होना चाहिए ताकि बच्चों को किसी प्रकार की परेशानी या उबर ना महसूस हो और वह सहजता से शिक्षा जो है वो प्राप्त कर सके। जैसे आप एक सामान्य बच्चा है, आप उसको 8 घंटे बैठा सकते हैं ना, 8 घंटे वो पढ़ सकता है। लेकिन एक हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चा है तो आप उसको कॉन्सेंट्रेट होकर के 8 घंटे आप नहीं पढ़ा पाएंगे। तो उसके लिए समय सारणी में भी आपको अनुकूलन करना है कि आप उसको 2-3 घंटे पढ़ाई में दे दीजिए, 2-3 घंटे पढ़ाई दीजिए, मतलब विषय वस्तु का ज्ञान दीजिए, 2-3 घंटे उसको खेलने का समय दीजिए। ठीक है, 1 घंटे उसको नाटक या इस स्टेज में जो है इन्वॉल्व कराइए और उसको जो है उसके टाइम पीरियड को छोटे छोटे टर्म में करके आप पढ़ाइए ताकि बच्चा ईजिली जो है वो खुद को इन्वॉल्व कर पाए, उसको उबर ना महसूस हो, उसको थकान ना महसूस हो। इस तरीके से विद्यालय में कक्षा कक्ष की समय सीमा भी जो है वो कम होनी चाहिए। मतलब देखिए 45 मिनट की लगभग क्लासेज आप होती हैं, 45 से 50 मिनट की, और ये हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से इवैल्यूएशन करना है कि आपका जो ये टाइम पीरियड रहे ये एटलीस्ट आपका 30 से लेकर के मतलब 25 से लेकर के 30 मिनट तक का रहे, ज़्यादा से ज़्यादा 35 मिनट। इससे ज़्यादा शोरबाजी बच्चों की क्लासरूम का पीरियड नहीं होना चाहिए। ना ही लगातार बच्चों से क्रिया संबंधी जो गतिविधियाँ हैं वो कराई जानी चाहिए, बल्कि कक्षा इस प्रकार से हो जिसमें एक कक्षा पठन के बाद दूसरी कक्षा सहगामी संबंधी क्रियाओं की हो। मतलब एक क्लास अगर आप बच्चों को थ्योरी पढ़ा रहे हैं तो दूसरे क्लास में बच्चों को थ्योरी मत पढ़ाइए, उनको खेलकूद में इन्वॉल्व कराइए। अगला है कक्षा कक्ष व्यवस्था में अनुकूलन। ये भी बहुत ज़रूरी होता है। श्रवणबाधित बच्चों की क्लासरूम व्यवस्था के अंतर्गत कक्षा कक्ष अर्धगोलाकार होना चाहिए। मैंने आपको ऊपर ही बताया यू शेप में होनी चाहिए। यू शेप में इसलिए होनी चाहिए ताकि शिक्षक जो भी पढ़ा रहा है वो उसको बच्चे ईजिली जो है वो कैच कर सके और शिक्षक की लिप रीडिंग को देख करके बच्चे लिप रीडिंग कर सके। हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चे हैं तो वो जो है बच्चे की टीचर की बात को नहीं सुन पा रहे ना, लेकिन उनके लिप को पढ़ के उनके हाव भाव को देख कर कुछ चीज़ें वो समझ जाते हैं। तो यू शेप में जो है वो बैठाने की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि लिप रीडिंग को पढ़ सके, स्पष्ट रूप से चीज़ों को समझ सके। तो ये आपकी जो व्यवस्थाएं हैं वो इस तरह से आपकी होनी चाहिए जिससे आप एक इंटरेक्टिव और बच्चों को इंगेज जो है वो अपनी क्लासरूम में आप कर पाएंगे। तो ये था आपका पूरा, मैंने बहुत मतलब शॉर्ट समय में आपको ये 2 सब यूनिट मैंने आपको करा दिया है। बाकी कल सुबह तक मैं आपको यूनिट 3 करा दूंगी और शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन भी मैं आपको ज़रूर दे दूंगी। ठीक है, तो बस आप लोग कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए और आपके एग्ज़ाम के लिए अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।